हरिओम। आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल योग शिक्षा पर। अगर आप भी योग से नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं अथवा करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। यह हमारा टेलीग्राम चैनल yoga_शिक्षा आप सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, पीपीटी, पीडीएफ अवेलेबल होंगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 5 के अंतर्गत हठयोग के ग्रंथ। तो हठयोग के ग्रंथ में सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे हठ प्रदीपिका का परिचय। हठ प्रदीपिका के अंदर क्या विषय वस्तु है, उसके अंदर क्या पढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग हठयोग के बारे में बात किए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे पहले देखिए, फिर आप इस लेक्चर को देखिएगा, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा और फिर सब बहुत बेकार सा लगेगा। तो आशा करता हूँ आप वीडियो देख लिए होंगे या देख के आए होंगे। तो यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए मैंने दो बुक का इस्तेमाल किया है, दो पब्लिकेशन का। एक बिहार स्कूल ऑफ योगा का है और दूसरा कैवल्य धाम का। दो बुक लेने का पर्पस ये था कि कुछ बुक्स में कुछ डिफरेंट मिलती है, कुछ बुक्स में कुछ डिफरेंट, तो आपको ज़्यादा इधर उधर दौड़ना नहीं पड़े, इसलिए मैंने दो बुक की सहायता ली है। आपको पहले बता देते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में। जैसे आप अगर इस बुक को देखिएगा तो यहाँ पे जो चैप्टर्स के नाम है, पहला तो आसन है, सेकंड चैप्टर षटकर्म एंड प्राणायाम है, तीसरा मुद्राज एंड बंद है, और चौथा चैप्टर समाधि है, समाधि। लेकिन जब आप इसको पढ़िएगा तो यहाँ पे आपको चार नहीं, यहाँ पे 5 चैप्टर या 5 उपदेश आपको देखने को मिलते हैं। तो पहला जो है आसन, दूसरा प्राणायाम, तीसरा मुद्रा, चौथा नादानुसंधान। नादानुसंधान यहाँ पे समाधि बताया गया, यहाँ पे नादानुसंधान। पांचवा में आपको यौगिक चिकित्सा दिखेगी इस बुक में। यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा चैप्टर नहीं दिखता है, और भी कुछ कुछ डिफरेंस है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हठ प्रदीपिका की विषय वस्तु देखते हैं। छोटा सा परिचय देखेंगे हठ प्रदीपिका में क्या है। तो सबसे पहले उनके लेखक स्वामी स्वात्माराम, पूरा नाम स्वात्माराम सूरी है, आपको पता होना चाहिए। यह ग्रंथ 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है, और जितने भी हठ योगिक ग्रंथ हैं सभी में हठ योग का उद्देश्य राजयोग की प्राप्ति बताई गई है। इसको मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि राजयोग है क्या। आगे देखते हैं। अभी मैंने बताया कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश वाली बुक, उसमें 4 चैप्टर आपको मिलेंगे, आसन, षटकर्म और प्राणायाम, मुद्रा और बंद, और चौथा चैप्टर समाधि। लेकिन जब आप कैवल्य धाम की हिंदी मीडियम वाली बुक देखिएगा तो उसमें 4 नहीं 5 चैप्टर आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नादानुसंधान और यौगिक चिकित्सा आपको देखने को मिलती है। तो अब आगे देखते हैं। आसन जो पहला चैप्टर है उसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको हठयोग का उद्देश्य बताया जाता है। क्या हठयोग के उद्देश्य है? उपयुक्त स्थान, कैसा स्थान होना चाहिए जहां पे आपको अभ्यास करना चाहिए। फिर मठ का आकार, यह मठ कैसा होना चाहिए जहां पे आप रहें, वहां का स्थान कैसा हो, आप जिस जगह आपका निवास हो वह मठ कैसा हो। उसके बाद आपको मिलती है बाधक और साधक तत्व। इसको इसी तरह याद रखिएगा क्योंकि ये इसी सीक्वेंस में आपके बुक में आए हैं। पहले बाधक है और फिर साधक है। आप इसको साधक बाधक मत बोलिएगा, नहीं तो आपको फिर समस्या होगी। अगर आपको सीक्वेंस में अरेंज करने दे दिया जाए, अगर आपसे पूछ लेगा बाधक तत्व, मिताहार और पथ्य आहार, इसको क्रम से लगाएं तो क्रम क्या होगा इसका? पहला बाधक तत्व होगा, दूसरा मिताहार होगा और तीसरा पथ्य आहार। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको इसी तरह याद कीजिएगा। पहले बाधक तत्व, फिर साधक तत्व, फिर आसन की चर्चा आती है। यहाँ पे हो सकता है अगर आसन पूछ दे
तो मिताहार के पहले आसन आएगा। आसन हमें हठ योग प्रदीपिका में 15 आसन देखने को मिलती है। यहाँ पे 15 आसन की चर्चा है। और फिर मिताहार का वर्णन, फिर औपथ्य आहार जो नहीं खाने योग्य है, फिर पथ्य आहार जो खाने योग्य है। तो आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। यह सीक्वेंस क्या हो गया? उपयुक्त स्थान, मठ का आकार, बाधक तत्व, साधक तत्व, आसन, मिताहार, औपथ्य और पथ्य आहार। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बाधक तत्व और साधक तत्व दोनों 6-6 बताए हैं आपको। अभी केवल संख्या पता होना चाहिए, बाद में जब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे तब आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। ठीक है, सेकंड चैप्टर देखते हैं। सबसे पहले हमें नाड़ी शुद्धि की चर्चा मिलती है और उसके बाद षटकर्म का अभ्यास हमें बताया जाता है। तो यहां से हो सकता है असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि नाड़ी शुद्धि के बाद हमें षटकर्म का अभ्यास करना चाहिए या षटकर्म के पहले नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करना चाहिए। तो ये 1 और 2 स्टेटमेंट करके आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले नाड़ी शुद्धि होती है, फिर हम लोग षटकर्म का अभ्यास करते हैं जिसमें षट क्रियाएं आती है, धोती, बस्ती, रहती, नौली, त्राटक और कपालभाति। तो षटकर्म आती है, नाड़ी शुद्धि, षटकर्म, फिर प्राणायाम की चर्चा हमें देखने को मिलती है और लास्ट में हठ सिद्धि के लक्षण। तो यहां से भी आपसे सीक्वेंस पूछ लेगा कि नाड़ी शुद्धि, षटकर्म, प्राणायाम और हठ सिद्धि के लक्षण को आप क्रम से लगाएं। तो आपको यह क्रम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये हमारा सेकंड चैप्टर का विषय वस्तु था। तीसरी चैप्टर में हमें मुद्राएं मिलती है जिसमें 10 मुद्राओं का चर्चा हमें देखने को मिलती है। और चौथे उपदेश में समाधि की परिभाषा, कुंडलिनी जागरण तथा उसके परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। और क्या मिलता है? शांभवी मुद्रा। ये देखिए, ये हमें जो चैप्टर 3 था वहां पे 10 मुद्राओं का वर्णन था। उस 10 में शांभवी मुद्रा की चर्चा हमें देखने को नहीं मिलती है। इसकी चर्चा हमें चौथे अध्याय के अंतर्गत देखने को मिलती है। खेचरी का वर्णन काफी विस्तार में देखने को हमें मिलता है। और नादानुसंधान की अवस्था, 4 अवस्था है। अभी केवल सुन लीजिए, अभी आप केवल संख्या याद रखिएगा, इसको मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले आरंभावस्था, दूसरा घटा अवस्था, तीसरा परिचय अवस्था, चौथा निष्पत्ति अवस्था। अभी नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आप केवल संख्या याद रखिएगा। तो यह हमारे हठ प्रदीपिका के विषय वस्तु थे, आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। इसको मैं PDF बना के ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। 4 चैप्टर और चारों में क्या क्या है आपको एक एक चीज पता होना चाहिए और उसकी संख्या पता होना चाहिए। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग हठ प्रदीपिका स्टार्ट करेंगे काफी डिटेल में। ठीक है, थैंक यू।